प्रभात विद्यार्थियों, आज हम हिंदी अध्ययनशाला में पुनः हिंदी विषय का आप लोग भी अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक और उससे संबंधित हिंदी नोटबुक 1 लेकर इस अध्ययनशाला में शामिल हो। आज हम पुनः पाठ 11 नैसर्गिक सौंदर्य की धरती कर्नाटक पर्यटन लेख पर आधारित इस पाठ का शेष अभ्यास कार्य पढ़ेंगे, समझेंगे और लिखेंगे। यदि आप लोग अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक और हिंदी नोटबुक 1 नहीं लाए हैं या आपने साथ पे नहीं रखा है, तो वीडियो को यहीं पर रोक करके जाएं और हिंदी पाठ्य पुस्तक, हिंदी नोटबुक 1, पेन पेंसिल लेकर के वापस उपस्थित हो और अध्ययन में शामिल हो। पिछली कक्षा में आप लोगों को गृह कार्य दिया गया था। आप लोगों ने उस गृह कार्य में दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को लिखा होगा। हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 91 पर लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए थे, का से चा तक। आप लोगों ने उन प्रश्नों के उत्तर लिखे होंगे। यहाँ पर मेरे द्वारा भी आप लोगों को उन प्रश्नों के उत्तर बताए जा रहे हैं, मिलान कर लीजिए। का नंबर प्रश्न था, कर्नाटक राज्य पर किन दो मुसलमान शासकों ने आक्रमण किए? इसका उत्तर अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद तुगलक ने कर्नाटक राज्य पर आक्रमण किया। खा नंबर प्रश्न था, हमारे देश भारत की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका उत्तर है धार्मिक सहिष्णुता व उदारता हमारे देश भारत की प्रमुख विशेषता है। ग नंबर प्रश्न है, कर्नाटक में जैन मत का कितने वर्षों तक प्रचार प्रसार रहा? इस प्रश्न का उत्तर है कर्नाटक में लगभग 1000 वर्षों तक जैन मत का प्रचार प्रसार रहा। घ नंबर प्रश्न, कर्नाटक को चंदन का प्रदेश क्यों कहा जाता है? कर्नाटक को चंदन का प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां चंदन के वृक्षों की अधिकता है। उत्तर होगा इसका, कर्नाटक के जंगलों में चंदन के वृक्षों की अधिकता होने के कारण चंदन का प्रदेश कहा जाता है। अंगा नंबर प्रश्न है, कर्नाटक में किन किन राजवंशों ने शासन किया? इसका उत्तर है कर्नाटक में चोल, पांड्य, पल्लव और राष्ट्रकूट जैसे राजवंशों ने शासन किया। 4 नंबर प्रश्न है, कर्नाटक धार्मिक विचारों को विकसित, पुष्ट व पोषित करने का केंद्र रहा है, कैसे? इस प्रश्न का उत्तर है कर्नाटक राज्य में समय समय पर विभिन्न धर्मों के मानने वालों के द्वारा अपने अपने धर्मों का प्रचार व प्रसार किया गया, जिसका यहाँ के निवासियों द्वारा पूर्ण सहयोग एवं समर्थन मिला।
आर्य सभ्यता का प्रसार, जैन स्मारकों की अधिकता, कृष्ण भक्ति की मधुर धारा का प्रवाह करने वाले संत वल्लभाचार्य जी व माधवाचार्य जी का यहाँ से घनिष्ठ संबंध, वेदांत की तीनों शाखाओं के संस्थापकों का यहाँ से गहरा संबंध, शंकराचार्य जी व स्वामी रामानुजाचार्य जी के द्वारा यहाँ शांति, भाईचारा, सद्भाव, धार्मिकता का प्रचार व प्रसार इस बात का प्रतीक है कि कर्नाटक धार्मिक विचारों को विकसित, पुष्ट व पोषित करने का केंद्र रहा है। ये इस प्रश्न का जो उत्तर है, ये एक प्रकार में मॉडल उत्तर है। आप लोग भी, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही उत्तर आप लोगों ने लिखा हो, लेकिन इसी प्रकार से लिखा होगा, अपने शब्दों में लिखा होगा। आपके द्वारा भी उत्तर जो लिखे गए होंगे, तो यदि इसी भाव के आधार पर है तो सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आज के कक्षा कार्य की ओर, जहाँ पर हमें हिंदी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 91, 92 व 93 में अभ्यास कार्य करना है। कुछ कार्य यहीं क्लास वर्क में करना है, कुछ कार्य ऐसा होगा जिसे आपको क्लास वर्क में समझ लेना है, समझने के बाद होमवर्क में उसे हिंदी नोटबुक 1 में लिखना होगा। आइए पृष्ठ संख्या 91 व 92 की ओर चलते हैं। ठीक है, पहले हम पृष्ठ संख्या 93 पर ध्यान देंगे। पृष्ठ संख्या 93 पर देखिए, अपने पुस्तक के पृष्ठ संख्या 93 को खोलिए और यहाँ पर देखिए हेडिंग दी हुई है, पढ़िए और समझिए। इसे आपको यहाँ पर पढ़ना है, समझना है। प्रश्न संख्या 10 जो नीचे दिया गया है, उसमें कुछ रिक्त स्थान है, उन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ध्यान रखिएगा, इस रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको पेंसिल के द्वारा ही करना है। पढ़िए और समझिए, यहाँ पर दिया हुआ है विसर्ग संधि से संबंधित कुछ नियम दिए गए हैं। संधि के नियमों को विस्तार रूप से आप लोग अपने हिंदी व्याकरण की पुस्तक से भली प्रकार पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर भी यहाँ पर जितना दिया गया है उसको पढ़ने और समझने का प्रयास करें, समझ में आएगा और आप उसके उत्तर भी लिख सकेंगे। दिया गया है विसर्ग के पश्चात, विसर्ग जानते हैं आप लोगों ने, अतः शब्द देखा होगा लिखा हुआ, अतः, अ, ता और ता के बाद दो बिंदियां रहती हैं, ता के पीछे दो बिंदियां लगी रहती हैं, वही विसर्ग होता है। अह स्वर आप लोगों ने वर्णमाला में पढ़ा होगा, अंग, अह, तो अह स्वर जो होता है वो विसर्ग की मात्रा का ही प्रतीक है। नियम में बताया जा रहा है विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होना मतलब बदलाव आना, परिवर्तन होना, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। बताया जा रहा है हम विसर्ग संधि का कुछ भाग पढ़ेंगे। जी हाँ, तो कुछ भाग में यहाँ पर नंबर 1 में दिया हुआ है विसर्गों का ओ में परिवर्तन। विसर्ग किस प्रकार से ओ में परिवर्तित होता है, ये यहाँ पर आपको बताया गया है।
नियम में बताया गया यदि विसर्ग से पहले, यदि कोई ऐसा शब्द है उस शब्द में विसर्ग आया है, तो विसर्ग से पहले अ यानी स्वर अ हो, और विसर्ग के बाद अ यानी स्वर अ हो। कहने का मतलब विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद दोनों जगह स्वर अ हो, अथवा किसी वर्ग का तीसरा, ध्यान दीजिए यहां पर लिखा है अथवा किसी वर्ण का तीसरा। तो वर्णमाला में वर्ग होता है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ये 5 प्रकार के वर्ग होते हैं वर्णमाला में। तो यहां जो वर्ण दिया है, वर्ण नहीं होना चाहिए, यहां पर वर्ग होना चाहिए। अथवा किसी, और इसे आप सुधार सकते हैं, वर्ण को वर्ग लिख सकते हैं। अथवा किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो। अभी किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या होगा? अब जैसे का वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, क, ख, ग, घ, अंग। अब का वर्ग में तीसरा, चौथा, पांचवा, तो पहला है का वर्ग का पहला वर्ण है का, दूसरा वर्ण है ख, तीसरा वर्ण है ग, चौथा वर्ण है घ, और पांचवा वर्ण है अंग। तो यहां कह रहे हैं किसी वर्ग का, यानी 5 प्रकार के जो वर्ग होते हैं उनमें से किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। अब जैसे का वर्ग में तीसरा वर्ण है ग, चौथा वर्ण है घ, और पांचवा वर्ण है अंगा। इसी तरह चा वर्ण में भी देखिए, तीसरा वर्ण होगा, चा वर्ग में देखेंगे तो तीसरा वर्ण होगा ज, चौथा वर्ण होगा झ, पांचवा वर्ण होगा य। ऐसे ही सभी वर्गों में तीसरा, चौथा वर्ण हो। ठीक। अथवा य, र, ल, व, श हो, तो विसर्गों का ओ हो जाता है। फिर से ध्यान दीजिए, यदि विसर्ग से पहले या बाद में स्वर अ हो, अथवा किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, अथवा य, र, ल, व, स हो, तो विसर्गों का ओ हो जाता है। यानी विसर्ग बदल कर ओ में बदल जाता है, स्वर ओ में बदल जाता है। यानी विसर्ग की जो बिंदियां होती हैं वो हट जाएंगी और उनकी जगह पर ओ मात्रा का प्रयोग होगा। फिर से ध्यान दीजिए, यदि विसर्ग से पहले अ हो, ठीक है, ये विसर्ग के पहले की बात हो गई, विसर्ग के पहले अ हो। अब विसर्ग के बाद भी अ हो, अथवा किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, अथवा य, र, ल, व, स हो, तो विसर्गों का ओ हो जाता है, या विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उदाहरण में यहां दिया गया है वयः धन वृद्ध, तो यहां पर यह यानी विसर्ग के पहले या के बाद आप देख रहे हैं 2 बिंदियां लगी हुई हैं। विसर्ग के पहले या में शामिल स्वर अ, और विसर्ग के बाद वा में शामिल स्वर अ, तो ये दोनों मिलकर बन गया यो। अब ये या, र, ला, वा, सा में से एक वर्ण मिल रहा है यहां पर विसर्ग के बाद, स्वर आ भी है और साथ में वर्ण वा भी है। तो इस प्रकार से ये विसर्ग के बाद वा होने पर ये ओ में बदल गया। तो जो अभी
वयोः धन वृद्ध था, वो अब हो गया, विसर्ग हट गया तो वयो बन गया वयो वृद्ध। क्या बन गया? वयो वृद्ध। ठीक है, अभी दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। विसर्गों का रा में परिवर्तन। विसर्ग रा में किस प्रकार परिवर्तित होते हैं? यदि विसर्ग से पहले अ अथवा आ, विसर्ग से पहले अ अथवा आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, यानी विसर्ग से पहले स्वर अ और आ ना आया हो, कोई अन्य स्वर आया हो, अ और आ के बाद कोई भी अन्य स्वर आया हो, जैसे ई, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ में से कोई भी स्वर हो और विसर्ग के पश्चात यानी विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो। देखिए यहां पर भी पश्चात के बाद लिखा है वर्ण का तीसरा, वर्ण नहीं होगा, वर्ग होगा, तो यहां भी सुधार सकते हैं। पश्चात वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व, श में से कुछ हो, यानी कोई वर्ण हो, तो विसर्गों का र हो जाता है, यानी वो विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है। र, यहां पर आप र देख रहे हैं, उसमें हलंत लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हलंत युक्त रा जो होगा उसे आधा रा बोलेंगे। तो अभी उदाहरण के लिए दिया हुआ है निह, धन, यात। विसर्ग से पहले स्वर ई आया है और विसर्ग के बाद य, र, ल, व, श में से एक वर्ण य आया है, तो इस कारण विसर्ग यहां पर बदलकर हलंत युक्त रा में परिवर्तित हो गया और निह धन यात का जो संधि हुआ वो नया शब्द बना निर्यात। ठीक, अब इसी प्रकार यहां पर नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं, उन्हें कुछ में आपको संधि करके लिखना है और कुछ शब्दों में आपको संधि विच्छेद करके लिखना है। इन्हीं दोनों नियमों पर आधारित यहां पर संधि और संधि विच्छेद दिया हुआ है, तो प्रयास करें इसको बनाने का। तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग पेंसिल से तो लिखना ही है, पहले आप लोग इसे लिख लें और इसके बाद फिर जब मैं उत्तर मिला बताऊं तो आप उसका मिलान कर लें। तो लिख लीजिए पहले, यहां पर इन शब्दों की संधि करके लिख लीजिए। वीडियो को रोक करके आप लोग अपने हिंदी पाठ्यपुस्तक में इसे पहले लिख लीजिए, फिर इसके बाद जब आप लिख लें तो फिर वीडियो को फिर से शुरू करके और मिलान कर लें। पहला शब्द यहां दिया है तेजः धन मय। विसर्ग, विसर्ग से पहले अ, विसर्ग के बाद मा वर्ण है जो पा वर्ग का पांचवा वर्ण है और यहां पर भी विसर्ग के बाद मां के साथ अ स्वर जुड़ा हुआ है, इस कारण ये ओ में बदल जाएगा, तो हो जाएगा तेजोमय। तेजः धन मय जो लिखा हुआ है इसकी संधि होकर के नया शब्द बनेगा तेजोमय। फिर दिया हुआ है सरह
धन ज। सरह, रा के बाद विसर्ग है, और विसर्ग से पहले स्वर अ, विसर्ग के बाद वर्ण जा है, जो चा वर्ग का तीसरा वर्ण है, और यहां पर भी स्वर अ शामिल है। इस प्रकार ये विसर्ग के पहले स्वर आ, विसर्ग के बाद स्वर आ, और चा वर्ग का तीसरा वर्ण होने के कारण ये बन गया सरोज। सरह धन जा हो गया सरोज। वयः धन वृद्ध, ये आपको ऊपर उदाहरण में बताया ही गया था, ये होगा वयोवृद्ध। फिर मनः धन रथ, इसका शब्द बनेगा मनोरथ। फिर पयः धन धर, ये शब्द बनेगा पयोधर। अच्छा, मैंने जो शब्द बताए हैं वो क, ग, अंग, छ और झा, उनको पहले बता दिया है। यानी मैंने कालम के अनुसार बता दिया। तो पहले कालम में जो शब्द लिखे थे मैंने उन सभी को बताया है। अब दूसरे कालम में ख, घ, च, ज और या दिया हुआ है। अब मैं इन शब्दों के उत्तर बता रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा फिर से, चाहे तो एक बार फिर मिला लीजिए। क, तेजः धन मय, तेजोमय। ग, सरह धन जा, सरोज। अंगा, वयः धन वृद्ध, वयोवृद्ध। छ, मनः धन रथ, मनोरथ। झ, पयः धन धर, पयोधर। ये शब्द है। इसके बाद खा नंबर में आइए। निह धन मल, निर्मल। आशीह धनवाद, आशीर्वाद। अब च, ज और या, यहां पर जो शब्द दिए हैं इन शब्दों का हमें संधि विच्छेद करना है। दिया है मनोनुकूल, क्या दिया है? मनोनुकूल। तो ओ, विसर्ग ओ में कब बदला था उस नियम को ध्यान दीजिए, और उसी नियम के अंतर्गत जिस प्रकार से ये जुड़ा था उसी प्रकार इसे अलग भी किया जाएगा। तो ये हो जाएगा मनः धन अनुकूल, मनः धन अनुकूल। तो मनः विसर्ग, अनुकूल, फिर विसर्ग के बाद आ, विसर्ग के पहले स्वर आ, विसर्ग के बाद स्वर आ, मिलकर बन गया ओ, तो हो गया था मनोनुकूल। अब यहां उसी प्रकार में अलग किया गया, तो मनः धन अनुकूल। फिर है मनोवांछित, तो मनः धन वांछित, मनः धन वांछित। निरर्थक, यहां पर होगा निह धन अर्थक, निह धन अर्थक। तो इस प्रकार से आप लोगों ने इन शब्दों के संधि और संधि विच्छेद दोनों अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक में लिख लिया होगा और उसका मिलान भी कर लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं गृह कार्य की ओर। आज का हमारा गृह कार्य है हिंदी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 91 व 92 से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या का से चा तक के प्रश्न व उत्तर हिंदी नोटबुक 1 में लिखना है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो इन प्रश्नों के उत्तर समझ लीजिए। प्रश्नों के उत्तरों को समझ करके अपने शब्दों पे पुनः लिखिएगा। पहला प्रश्न दिया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, प्रश्न संख्या 4, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न का नंबर दिया हुआ है, कर्नाटक के ऐतिहासिक महत्व के विषय में बताइए। ऐतिहासिक दृष्टि से कर्नाटक प्रदेश बहुत अधिक प्राचीन नहीं है। लगभग 10वीं शताब्दी के पश्चात इसका अस्तित्व एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, स्वतंत्र इकाई के रूप में हुआ। कालांतर में चोल, पांड्य, पल्लव, राष्ट्रकूट आदि राजवंश इसके शासन मंच पर आए और धीरे धीरे समय के साथ विलुप्त हो गए। विजयनगर के राजाओं ने भी लगभग 100 वर्षों तक यहाँ पर राज्य किया। तो इस प्रकार से कर्नाटक का ये ऐतिहासिक महत्व है। आप पाठ को पढ़ करके, समझ करके अपने शब्दों में उत्तर लिख सकते हैं। आपका उत्तर मेरे बताए गए उत्तर से बड़ा भी हो सकता है। तो लिखिए। अगला प्रश्न है, चंदन की लकड़ी का प्रयोग किस किस रूप में होता है? ये आप लोगों को मालूम होगा, चंदन की लकड़ी का प्रयोग घरों में करते होंगे। तो चंदन की लकड़ी का प्रयोग सुगंध व औषधीय रूप में किया जाता है। चंदन का प्रयोग सुगंध के लिए और क्योंकि चंदन में सुगंध और औषधीय गुण दोनों होते हैं, इसलिए इसका प्रयोग सुगंध और औषधीय प्रयोग में जरूर होता है। इस लकड़ी पर नक्काशी करके तरह तरह के कलाकृतियां शिल्पियों के द्वारा बनाई जाती हैं, जो इसकी सुंदरता में और भी चार चांद लगा देते हैं। ठीक है, चंदन की लकड़ी के और भी प्रयोग हैं, आप लोगों को मालूम होंगे, लिखिए। अगला प्रश्न है, कर्नाटक से निकलने वाली नदियों के नाम बताएं। कर्नाटक से निकलने वाली नदियां हैं कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा व एक लघु शरिता सरस्वती। अगला प्रश्न, घ नंबर, कर्नाटक की स्थापत्य कला के विषय में बताइए। कर्नाटक में स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने विद्यमान हैं। हालेबिद और बेलूर नामक स्थान पर बना चेन्ना केशव मंदिर, श्री रंगपट्टम स्थित टीपू सुल्तान का किला, गोमतेश्वर के विशाल प्रतिमा और विजयनगर की चकित कर देने वाली सुंदरता के भग्नावशेष स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने। पाठ को पढ़कर समझकर आप भी उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के मंदिरों की क्या विशेषताएं हैं? कर्नाटक के मंदिरों में स्थापत्य कला का बेजोड़ उदाहरण है और सबसे प्रमुख बात यह है कि यहाँ पर स्थापित कृतियों को देखकर ऐसे लगता है, शिल्पी के द्वारा तैयार की गई कृतियों को देखकर ऐसे लगता है कि जैसे अब इन कृतियों में केवल प्राण फूकना शेष रह गया है और ये सजीव हो जाएंगे। तो ये यहाँ के मंदिरों की विशेषता है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक राज्य धर्म, संस्कृति, स्थापत्य कला और प्राकृतिक सौंदर्य की बेजोड़ मिसाल है, स्पष्ट कीजिए। कर्नाटक राज्य धर्म, संस्कृति, स्थापत्य कला और प्राकृतिक सौंदर्य की बेजोड़ मिसाल है। यहाँ विभिन्न प्रकार के धार्मिक विचारों को विकसित, पुष्ट व पोषित करने में इस प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। समय समय पर यहाँ शैव, वैष्णव
बौद्ध व जैन धर्म पनपे, प्रसारित हुए। प्राचीन काल से ही यह प्रदेश विभिन्न कलाओं की जननी व सांस्कृतिक नगरी के रूप में ही रही है। कन्नड़, तमिल, तेलुगु आदि संस्कृतियों का भव्य सम्मिश्रण यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ के बड़े बड़े मैदान, हरे भरे उद्यान, मनोरम पहाड़ियाँ, शांत गंभीर बहती नदियाँ, कर्नाटक के नैसर्गिक सौंदर्य, नैसर्गिक सौंदर्य मतलब प्राकृतिक सुंदरता, कर्नाटक के नैसर्गिक सौंदर्य और स्थापत्य कला पर्यटकों का ध्यान आकृष्ट करने हेतु पर्याप्त है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कर्नाटक राज्य धर्म, संस्कृति, स्थापत्य कला और प्राकृतिक सौंदर्य की बेजोड़ मिसाल है। ठीक है विद्यार्थियों, इन प्रश्नों के उत्तर मेरे द्वारा जो आप लोगों को बताए गए, ये एक प्रकार में मॉडल उत्तर था। आप लोग पाठ को पढ़िए, समझिए, अपने अनुसार अपने शब्दों में आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपके उत्तर मेरे द्वारा बताए गए उत्तरों की अपेक्षा बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। तो स्पष्ट जो भी प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर स्पष्ट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आज आपको गृह कार्य में पृष्ठ संख्या 91 और 92 पर दिए गए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का से चा तक प्रश्न और इनके उत्तर अपने हिंदी नोटबुक में, नोटबुक 1 में आपको लिखना है। और इसी के साथ ही आज का अध्ययन क्रम समाप्त होता है। धन्यवाद।